नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कराची का मौसम खुशगवार, मज़े का ठंडा ठंडा मौसम, कहाँ कहीं बारिश की बूंदे तो कहीं हल्की हल्की फुहार, लोगों के चेहरे पे है रौनक और हर जगह है खुशी। और मज़ेदार मौसम के साथ लोग निकले अपने घरों से बाहर। कोई खा रहा है गोलगप्पे तो कोई खा रहा है आइसक्रीम। तो ये है जी कराची वाले लोग जो कि हैं जिंदा दिल और इस तरह के मौसम को और इस तरह की चीज़ों को करते हैं एंजॉय। पर साथ साथ एक चीज़ ये भी थी कि जैसे ही पता चला कि एक तूफ़ान आने वाला है, जब 2-3 दिन पहले ये खबरें आना शुरू हुई कि एक तूफ़ान आएगा, और सब तो बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए और शदीद परेशान हो गए, क्योंकि कराची का निज़ाम जैसा कि आपको पता है कि कुछ बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए हो जाती है कि लोगों के कारोबार भी ख़राब होते हैं, लोगों के घरों में भी पानी जाता है, लोगों की चीज़ें भी ख़राब होती हैं, लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। जो लोग बाहर जॉब पे होते हैं उन्हें वापस घर में आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा एक काम किया गया, जिसपे मैं तो हैरान हो गई कि बोर्ड आई है भाई कराची में कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो आप कश्तियों में बिठा बिठा के लोगों को लेके जाएंगे। क्या बात है जी कराची वालों की और सिंध हुकूमत की कि निज़ाम ठीक नहीं करना, पर हम लोगों ने बोर्ड मंगवा लेनी है कि हम लोगों ने आपको ये फैसिलिटीज़ ज़रूर देनी है, पर हमने अपना निज़ाम ठीक नहीं करना। तो आइंदा के लिए ये सोचने वाली बात है कि आपको आइंदा ऐसी कोई सूरत हाल हो उसके लिए पहले से इंतज़ाम लाजमी है। सेवरेज का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, नाले साफ़ होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि बारिश जब आए तो हम जैसे जिंदा दिल लोग बारिश को एंजॉय करें। मेरा तो कुछ ऐसा था कि 2 दिन पहले मैंने रात को 3 बजे तक अपने घर के किसी इंसान को सोने नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह जब मैं उठूंगी तो बारिश, पानी और ये सब कुछ होगा। तो मैं हर 2 मिनट बाद उठ के खौफ से बोलती थी कि यार मतलब बारिश आ गई तो फिर क्या होगा, और इतनी ज़्यादा आ गई तो फिर क्या होगा, और लोगों के घरों में पानी आ गया तो क्या होगा। मतलब एक ख़तरा, एक खौफ मेरे दिमाग में बैठ चुका था। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि कराची सेफ़ है, कराची उस सूरत हाल से बच चुका है। वरना जो लोग बेचारे, जिन लोगों के घर ऐसे हैं जहाँ थोड़ी सी बारिश से ही पानी आना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ में होते हैं। चलें जी, इस पर मैं और भी बात करूँगी। अपने गेस्ट जो हमारे होते हैं, आपको पता है सैटरडे मेरे साथ डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब से बात करूँगी, इस टॉपिक पे भी बात करूँगी, ज़रा बारिश का भी पूछूंगी, फिर अपने टॉपिक पे आऊँगी। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये या बारिश आपने एंजॉय की थी या आप अपने क्लिनिक में थे, आपने कहा नहीं बारिश तो होती रहती है, मैंने पेशेंट चेक करना है, या आपने कहा नहीं पेशेंट तो चेक करता रहता हूँ, आज मैं बारिश एंजॉय करूंगा अपनी फैमिली के साथ? क्या या किया आपने? देखिए, अगर आप मेरी ज़ात से मुताल्लिक़ पूछेंगी हाँ, तो ऐसा था कि कल की बात ये थी कि वाइफ ने बार बार फ़ोन करके पूछती थी, हाँ भी बाहर बारिश हो रही है आपके? नहीं। हाँ। तो मैंने कहा, अभी पता कराते हैं। अभी पता कराते हैं, अच्छा। अभी किसी को भेज के पता करते हैं बाहर क्या हो रहा हाँ। है, क्योंकि हॉस्पिटल जो इंडोर हाँ। है ना, और चैम्बर मेरा अलग है, इसके इसी लगे, अपने हाँ, पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। बात क्या? फिर हुआ, फिर उन्होंने जो है रात को फ़ोन किया, आज देखा कितनी बारिश आई? मैंने कहा, अच्छा बारिश आई है हाँ, मुझे तो पता आज? ही नहीं। तो कल आप यकीन, जब मैं 1-1:30 बजे घर पहुंचा हूँ तो उन्होंने कहा आज तो बड़ा एंजॉय किया। मैंने कहा हाँ बहुत एंजॉय हुआ यार। तो मतलब ये मुख्तलिफ किस्म की लाइफ है हमारी, आपके लाइफ में ज़रा डिफरेंट है और लोगों की लाइफ ज़रा डिफरेंट है। कुछ लोग वाकई इंजॉय करते हैं, हाँ लेकिन जी। वो लोग जो अच्छे सेफ इलाकों में रहते हैं जी। वो इंजॉय करते हैं। लेकिन ज़्यादा इलाका जो कराची का है, आपको पता है पसमानदा इलाका है, वहाँ कच्ची आबादियाँ हैं। अच्छा, जो मकानात मिले, जो मिडिल तबके के जो लोग, जिनके मकानात बने हुए हैं और जिनके जो रास्ते हैं वो सब ऐसे ही हैं जो बारिश में बह जाने वाले हैं, तो उनको बहुत मुश्किल आते हैं। मुझे मुश्किल उस वक्त हुई कि जब मैं अपनी गाड़ी ऐसी जगह से जब निकाला जहाँ मेरे ही अपने घर है, पुल के पास है, मैं निकल रहा हूँ, वो पानी वहाँ भी जमा हुआ है, इसका मतलब बारिश तेज़ हुई है। अच्छा, कुछ लोग जो है पीछे पानी निकाल रहे हैं, कोई गटर का पानी है, कोई दूसरा पानी मिक्स हो रहा है, तो ये बड़ा देख के अफसोस होता है इन चीज़ों को। देखिए, ये सारी चीज़ें तो हमारी और आपका सबके फ़राइज़ हैं। हम ये नहीं कहते कि खाली हुकूमत का काम है, सबका काम है। एनजीओ जितनी हैं कराची के अंदर, उनको चाहिए कि बेशतर पहले जो है उससे पहले काम कर लेना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि बोट हो रही है और कश्तियाँ आ गई हैं, तो ये कोई अच्छी शगुन नहीं है ये।
हैं। आप जो है क्या चाहते हैं, आप क्या अपने शहर को जो है समंदर बनाना चाहते हैं, आप दरियाओं का रुख बदलना चाहते हैं, आप ये कि यहाँ पानी इतना जमा क्यों हो रहा है। मतलब हमें अच्छा किमाड़ी में एक जाने चीज़ की वो है जरूरत जी नहीं हाँ, है, बोट एक का मजा यहीं मिल जाएगा। हाँ एक चीज़ ये थी वाकई है कि एक जगह इलाका है यहाँ पे नॉर्थ की तरफ, वहाँ बहुत पानी जमा हो जाता है। हम खुद जाके ट्रैप हो गए गाड़ियों में। सवाल ये कि चलो एक दफ़ा हो जाए, सेकंड टाइम वहाँ पानी कैसे आ गया, कैसे आ थर्ड टाइम वहाँ से कैसे आ गया। अब बजाय इसके कि आप उसकी सिस्टम को चेंज करें, उसके जो रुख डायरेक्शन चेंज करें, जो पानी जमा हो रहा है उसके निकासी के अरेंजमेंट करें, आप जल्दी निकालें, आप मोटर ले आएँ ताकि जल्दी पानी जो वहाँ से क्लियर हो। बजाय इसके कि आपने कहा भाई पानी कम हो गया तो कश्ती नहीं चल पाएगी, हाँ, हैं, तो अब पानी कुछ कम, आपने कश्ती इसका तो पानी अब तो काफ़ी दिन रहेगा। हाँ, तो मतलब ये आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी एहसास से जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए हमें, और इन चीज़ों अपने मुल्क को देखें कि हमारा अपना मुल्क है, ये हमारे अपने लोग हैं। ये मैं पहले भी कहता हूँ कि एहसास बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तो हकूक़ व फ़राइज़ की जिम्मेदारी है, फिर जो भी लोग रहते हैं वो गरीब हो अमीर हो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वही चीज़ है जो इंसान की सर्वाइवल लाइफ को बढ़ाता है। आप एक चीज़ नोट करेंगी, कुदरत का सिस्टम देखें आप, हम तो कुदरत के सिस्टम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एक दफ़ा जब बारिश तेज़ आई तो वहाँ आ गया, अनाउंसमेंट हो गया कि तूफ़ान आ रहा है जी, फिर तूफ़ान टल गया। आप ये देखें कि कितनी साइंस ने तरक्की कर ली, हमारे महकमे मौसमियात कितने स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉमी रखता हो, उसको सही बात का अभी भी पता नहीं चलता। जो चीज़ आनी है वो एकदम आ जाती है। जलजला आना आ गया, जब आ गया तो बाद में हो गया, वो इतना रिएक्टर स्केल पे इतना था और ये सब कुछ हुआ। मतलब कहने कि देखिए दो चीज़ें ऐसी हैं कि बारिश, तूफ़ान, आंधियाँ और आपका ये समझें कि ये जलजले, ये कुदरत के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये कुदरत के हाथ में इस तरह से कि इंसान के मिजाज के हिसाब से चलते हैं। कुदरत जब नाराज़ होती है और जब ज़्यादा नाराज़ इतनी ना मीडियम में तो आंधियाँ चला देती है। कुरान में मौजूद है बड़े वाज़ेह तौर पे कि आंधियों से हम चाहों तो इनको आंधियाँ चला के इनको ख़त्म कर दें, समझे ना। इसी तरह पानी बरसा देते हैं हम, जहाँ चाहते हैं, जहाँ तेज़ बारिश बरसा दें, जहाँ चाहे हम कम कर दें, समझना। मगर ये इंसान नहीं समझता, बिल्कुल सही ठीक है ना। हम जिस चाहें जिस ज़मीन को बंजर से उसको जो है हम ज़रखेज़ बना दें, ये सब अल्लाह का हुक्म है ना, ये सब चल रही है। अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है कि जब अल्लाह किसी चीज़ से ज़्यादा नाराज़ हो तो बस जलजला आता है। ये भी आंधियाँ इस बात की पेश ख़ैमा हैं कि अपने मिजाज को, अपने अमल को सही कर लो, वरना जलजला भी आएगा। और जलजला आपको मालूम है पाकिस्तान में भी जलजला आए थे और कितने डेंजरस जलजले थे। जब मैंने पता किया अपने तौर पे कि भाई ऐसे स्कॉलर कि ये हुआ क्या था, तो वो बड़ा अफसोस होता था। उनकी लाइफ, वहाँ के लोगों की इतनी मतलब डैमेज थी, लाइफ इतनी ख़राब, और उनके अमल ऐसे हो चुके थे कि वहाँ जलजला ही आता था। यानी जब आप सोचेंगे तो आप भाई पहले तो ये ना कि हो या अल्लाह ये क्या हो गया है, अफसोस कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपने हिस्ट्री पढ़ी आपने कहा ये तो सही हुआ है, हाँ, होना था ये तो होना था, इनको सीधा करना था इनको। तो मैं कहता हूँ हमारा अपने अमल तो अच्छा किए। एक बात ये कि तूफ़ान आ रहा था, एक आपको इतला मिल गई, अल्लाह ताला ने बदल दिया, ठीक है ना। तो ये इससे भी देखिए लेसन है ना। ये भी हमें और आपको इससे नसीहत पकड़नी चाहिए कि देखिए अल्लाह ताला एक मुसीबत ला रहे हैं, आप अभी भी अपने अमाल को सही करें, हैं, अपने तौर तरीके सही करें। कराची मल्टी पीपल की जगह है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, हर मिजाज के लोग रहते हैं। बजाय इसके कि सब मिलजुल के रहें, हम सब एक दूसरे में डिस्प्यूटेड होते हैं, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, ये वो सब है। तो ये एक तरह से हमारे पास एक मैसेज होता है अल्लाह की तरफ से, जो हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें, तो और करें ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। बाकी ये सिस्टम में, बाकी जो हमारे अवाम का और हुकूमत का सिस्टम, वो तो आपको मालूम है, वो पता नहीं इससे वो क्या एडवांटेज लेना चाहते, क्यों नहीं बनाते ये चीज़ें। वो बजट जो आता है वो आके निकल जाता है, मालूम है सड़कें की हमारी हुई हैं। अच्छा सिस्टम ये है कि सड़कें भी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, एक बारिश से टूट गई, आपने देखा ना, वो एक गड्ढे हो गए वहीं से। अब कल आप गाड़ी लेके निकले और आज निकले तो आपका व्हील अंदर चला गया है। आपने कहा यार ये तो बिल्कुल रास्ता सही था। डॉक्टर साहब मेरे दिल की बात कर दी है, मुझे ये तो बड़े हाथ से याद आ जाते हैं इन बातों से। भाई मैं बताऊं ना, मैं निकला हूँ, समझे ना, वो तो शुक्र कीजिए गाड़ी बड़ी है, बड़े व्हील हैं उसके, तो वो तो निकल गई उसमें से, निकल गई, हैं। बिल्कुल। लो अल्लाह से शुक्र किया, थैंक्स गॉड। हाँ, अगर नीचे जाते तो कैसे निकलते कैसे? हैं। और ऐसा हिल गया, दिमाग हिल गया कि यार ये क्या हुआ। ड्राइवर से कह रहे भाई देखते चलाओ यार। देखा सर मैं क्या करूँ सर, हाँ। सब एक है, यहीं से कल तो नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि खुदा के लिए हम सबको गौर करना चाहिए। और जो हमारी हुकूमत के कारिंदे हर चीज़ देखिए, हर जगह वर्कर्स मौजूद हैं, ये वर्कर किधर चले जाते हैं, किधर जाके बैठ जाते हैं। उनके जो सुपरवाइज़र हैं जो उनको लीड कर रहे हैं वो किधर चले जाते हैं,
क्या लोग चैम्बर में बैठ के ही सारी ज़िंदगी गुजारेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे? हमारे एडमिनिस्ट्रेटर किधर है, हमारे कमीशन ऑफिसर किधर हैं? सब तनख्वाहें ले रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, बातें करेंगे, आएंगे विजिट किया, ये क्या हो गया, हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ खुदा के लिए इस पर अमल करें, तवज्जो से काम लें, आवाम को अपना आवाम समझें और इस जगह को अपनी जगह बचें। ये नहीं होगा कि आप कल को यहाँ से निकल सकते हैं, आप निकल नहीं सकते हैं, आपको यहीं रहना है, तो बहरहाल केयरफुल होके रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग डॉक्टर साहब आज थोड़ा ना गले की बीमारियों पे बात करेंगे, क्योंकि हम इसको बड़ा लाइट सा लेते हैं कि अगर बच्चों के गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सर्स हो रहे हैं या गला पक चुका है या किसी किस्म की भी बीमारी है, वो आप मुझे डिटेल में बताएंगे, तो हम लोग उसको इतना ज़्यादा मतलब उसको ऐसा समझते बड़ा लाइट सा लेते हैं, हमें नहीं होता कि इससे कोई ज़्यादा मसला बन सकता है या इस गले की बीमारी से और चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल भी है और बेहतरीन टॉपिक है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसको इतना ईजी लेते हैं कि कहते हैं कि नहीं गला तो ठीक हो जाता है, हम ये कर लेंगे, बच्चों को इधर दिखा दिया, वो गोली खा ली, शरबत मंगा लिया, वो देख लिया। इन्हीं में सीरियस बीमारियां डेवलप होती है। या आपको बताऊं कि गले की वजह से ही दिल की बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा। गले की वजह से ही गुर्दे की बीमारियां हो जाती हैं। गले की वजह से ही जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, समझना। गले की बीमारी की वजह से कैंसर हो जाते हैं। गले की बीमारी से पूरा थ्रोट खराब हो जाता है। गले की वजह से कान खराब हो जाते हैं। गले की वजह से जो है ऊपर जाता है कान के अंदर, मेनिंजाइटिस हो जाता है, दिमाग में ब्रेन डिजीज़ हो जाती हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये आपका गला। गला से नाक ताल्लुक है, नाक से और कान, ये ENT कहलाता है अपना, एयर नोज थ्रोट है। ये एक ट्रैंगल बना हुआ है इनका। इतना एक चीज़ होगी दूसरी इफेक्टिव होगी, दूसरी होगी तो तीसरी होगी, इनकी कम्युनिकेशन है। हमें कभी भी गले की बीमारियों को या नाक की नज़ली बीमारियों को या कान में दर्द हो रहा है कभी इजी नहीं लेना चाहिए। ये सब बीमारियां हैं ये। अब मैं एक दो बीमारियों का जिक्र करूं, जैसे मजाक एक सिंपल है, आपके गले ख़राब हुए है ना। अब आपने कहा कि सर ये तो थोड़ी सी दवाई वाई ले ली उसने, लेके उसका बुखार आ गया था, सर्दी हल्की से लग गई थी, सर में दर्द हो गया, बॉडी एक हो गया, 3-4 दिन 5 दिन में वो ठीक हो गया। अब जब डॉक्टर के पास आया, वो सेकेंड टाइम आया, उसने कहा कि सर 15 दिन पहले भी मेरे साथ ये हुआ था, मैंने थोड़ी मोड़ी दवाई दिला दी, बच्चों को दिला दी या बड़े को दिला दी, अब ये सही हो गया, अब ये दोबारा गला खराब। अब जो गला खराब हुआ है इसमें सर दिल की धड़कन बढ़ रही है, इसमें ज्वाइंट पेन मुझे हो रहा है, इसमें मुझे बुखार ख़त्म हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर हो जाता है। ये सर क्या है सिलसिला? जब हमने इसके टेस्ट कराए, इसके स्पेशल टेस्ट होते हैं जहाँ हम CBR वगैरह कराते हैं, कल्चर वगैरह इनके कराते हैं, तो वहाँ हम गले के टेस्ट होता है ASOT एंटी सेप्टोलाइसिन टाइटल टेस्ट, ये कहलाता है। बड़ा अहम टेस्ट है, सिंपल। अच्छा। इसमें वो जरम जो होते हैं गले के टॉन्सिल के, वो जरासीम आते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकल एक जरासीम होता है। अच्छा। वो हमारे गले को ख़राब करता है ज़्यादातर, वही उसकी वजह से हमारे फरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस होता है। ये जो दोबारा हुआ था, ये इसको कहते हैं रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट सबएक्यूट टॉन्सिलाइटिस। ये जो दोबारा हुआ है, ये इसका एक जरासीम निकल के दिल के खलियों, दिल के वॉल में जाता है। ओह अच्छा। ये जो वैल्वुलर डिजीज, जो दिल की बीमारियां होती हैं, आपने सुना होगा गठिया का मरज, उनमें दिल के बाल खराब हो जाते हैं, ये गले से शुरू होता है ये। जी हाँ। अच्छा, इसमें क्या हुआ, ये बढ़ता जाएगा, इसमें टाइटर आपका बढ़ गया, आपके दिल के मराज में आ गया। इसकी 3 ब्रांच निकलती हैं, एक दिल की तरफ चला जाता है, नहीं तो ये किडनी को जाए, किडनी फेल करेगा। अच्छा। तीसरी तरफ ज्वाइंट पेन हो जाए, अर्थराइटिस आ जाएगा इसमें। अच्छा। अब आप ये देखें कि इब्तदा कहाँ से हुई, सिंपल टॉन्सिल से। अगर आप शुरू में टॉन्सिल का इलाज कर लें, या अगर बड़े हैं, उसका साइज बड़ा है, हाइपरट्रॉफिक टॉन्सिल है ना, आप उसका सर्जरी करा दें, तो इन सब चीज़ों से आपकी जान छूटेगी। वरना यही इसमें जो फीवर होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेमेटाइड फीवर, रोमेटिक फीवर हम कहते हैं इसको। और इसके साथ जो बीमारियां आपकी चली जाती हैं, रोमेटिक वैल्वुलर डिजीज़ कहलाती है। अब वॉल ख़राब हो जाते हैं, आगे जाके फिर इनके वॉल का रिप्लेसमेंट होता है। बहुत ही डेंजरस बीमारी है, समझे। धड़कन ख़राब होना, जॉइंट का पेन होना, दिल की ब्लड प्रेशर लो होना, बहुत ही ख़तरनाक है। हमें चाहिए कि हमें पहली स्टेज पे ही डॉक्टर के पास जाएं और उसकी बातों को कहें कि भाई जो भी वो बता रहा है, इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है, उस पर अमल करें। उसके जो समझें जो टेस्ट करा रहा है, लैब टेस्ट करा, उस पर आपको अमल करना चाहिए। मैं समझता हूँ जब आप ये करेंगे तो काफ़ी हद तक महफूज हो सकते हैं आप ये। अच्छा।
अच्छा हाँ वाकई, क्योंकि हम लोगों को किसी को भी अगर यही देखा है और देखने में यही आया है कि अगर गले में दर्द हो रहा है और तकलीफ है या कोई गले से मुतालिक कोई भी तकलीफ है तो हम लोग एक दो कुछ ठंडी वंडी करने वाली नाम नहीं ले सकती, आती बड़े मजे की होती है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा था, वो खा लो बस ठीक हो जाओगे। अच्छा हम उसी पे चलते हैं फिर, अच्छा कोई पेन किलर बता दे और उससे दर्द सही हो जाए तो सोने पे वो भी हो सुहागा जाता है। और ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं यार क्या है गले का मसला है, कोई इतना ज्यादा नहीं, हालांकि गला है, खुराक ही यहीं से जाती है, फिर सांस की नालियां भी यहीं से। डॉक्टर बिल्कुल, साहब कंफर्म कीजिएगा, बिल्कुल मैं नई सही नई है। डॉक्टर बन रही हूँ डॉक्टर साहब के बहुत है, साथ बैठ के मैं नई नई डॉक्टर बन रही हूँ। तो ये तो माशाल्लाह, बड़ा मेन चीज है ना, इसका मेन तो चीज़ है, ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और हम इसी का ख्याल ज्यादा ख्याल नहीं नहीं रखते। रखते, बिल्कुल, अच्छा इसकी सफाई का बताएं डॉक्टर साहब, गले की सफाई किस तरह से रखनी बिल्कुल चाहिए? सही है, कुछ लोग सिर्फ ब्रश करते हैं और वो भी कुछ लोग तो वो भी नहीं करते, ऐसा सही भी है, है। ठीक है। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग वो भी नहीं करते, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो अपने मुंह की गले की ये किस तरह से सफाई किस तरह से रखनी देखिए, चाहिए? आप माशाल्लाह ज़हीन हैं और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन करती हैं आप ये मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने इतने इंटरव्यू दिए ये थैंक यू, क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा हो। थैंक यू और डॉक्टर साहब। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हाइजीन जो है, बहुत रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर तीनों चीज़ें, नाक है, गला और कान, आपको तीनों चीज़ें वॉश करनी है। जैसे आपने ब्रश किया वहाँ पे छोटे से प्रोब आते हैं, आपको नाक के ज़रिए भी हाँ, वो साफ़ करने हैं। बिल्कुल। पूरी नाक अंदर बाहर से आपको देखना है, आपने देखे कि बिल्कुल क्लियर है, हाँ। आवाज़ आ रही है। अगर डेली एक बंदा जो है नाक नेज़ल को बिल्कुल क्लीन करे, उसके बाद अपने गले में गले में क्या गार्गलिंग करनी है आपने, आपने सही तरीके से उंगलियां डाल के या कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, आपने उससे गले को साफ़ करना है। आपने पहले ब्रश कर लिया था सारा, फिर उसके बाद एंटी से आते हैं गार्गलिंग के सिरप आते हैं एंटीसेप्टिक के, तो वो गार्गलिंग के लिए उसके आपको गरारे करने पड़ते हैं और जब वो डाल के आप निकले तो वो जर्म्स, उसके सारे जर्म्स बाहर आ जाते हैं। अच्छा उसके बाद फिर आपने कानों को देखते हैं, कानों में आप पूरा आप ये कॉटन करके कानों को साफ करते हैं, इधर करते हैं, डेली पूरा करेंगे आप, गीला करें पे उसको ड्राई करें आप, इसमें टाइम लगता है। आप 4-5 मिनट आप इन चीज़ों को लगाएं, मेरा दावा है इसमें अगर गुजर जाए तो अलग बात है, ये बीमार नहीं होते ये लोग, बड़े हेल्थी रहते हैं ये लोग। और यही वजह है कि पढ़े लिखे जितने भी लोग काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं। बाज़ लोग ये खाली ब्रश करते हैं लेकिन चेहरे को तो साफ करते हैं ना, कान है, ये सब चीज़ें कोई स्मेल ना आ जाए, हैं गार्गलिंग करके आते हैं कि ऐसा ना हो, और बीमारियां नहीं आती इन लोगों को। तो ये हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि ये प्रोब हैं, उनसे नाक को साफ करें, ये प्रोब है, कानों को साफ करें आप मुनासिब, गले को साफ करें, अच्छी तरह ब्रश करें आप, और गार्गलिंग करें। कुछ टैबलेट आती हैं, जैसे पहले डिस्प्लिन होती थी, आपके नहीं, और गार्गलिंग के बहुत से गार्गलिंग आते हैं, आप उनसे जो है उसके पूरा गले को उनको करके आप उससे गार्गलिंग करें, वॉश करें आप गले को। मैं समझता हूँ जब आप उसके बाद जब आप नाश्ता वाश्ता करते हैं, बेहतरीन खाना खाएंगे आप, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए कि जब भी कोई बाकायदा फूड लेते हैं आप, उसके बाद भी आपको वॉश करना पड़ता है। आप ऐसा आप कुलियाँ करें, गार्गलिंग करें और पुल का मुँह को साफ़ करें, आपकी कोई बीमारी नहीं होगी, आपके दांतों की बीमारियाँ नहीं होंगी, आपको गले की बीमारियाँ नहीं होंगी। मैं समझता हूँ बहुत ही एडवांटेज है, इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हर पेशेंट ही नहीं हो बल्कि नॉर्मल लोगों को ये करे, और जो इन्वॉल्व हो गए, जिनके गले ख़राब हो गए, जिनके दांतों की प्रॉब्लम हो गई, जिनकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जिनको कान की प्रॉब्लम होगी, वो तो ज़्यादा उनको केयर करनी चाहिए। 2 टाइम तो पक्का मॉर्निंग और इवनिंग तो लाजमी है इन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा भी कोई बंदा खा पी रहा है, बैठा हुआ है, पोल्यूशन की जगह पे बैठा हुआ है, वहाँ भी साफ़ सुथरा करे, तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन है। प्रोफाइलेक्टिक यानी रोकथाम जो है, वो कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक बेटर देन क्योर, ये एक फार्मूला, उसमें यानी कि इलाज से बेहतर है जो है आप उसकी सफाई, बेहतरीन काम है ये। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं, जब गले की बात हुई, गले की सफाई की बात हुई, तो कराची में हम रहने वाले लोग हैं और कराची के लोग हैं, तो फिर इस पे तो बात बनती है, गुटखा, पान, मीनपुरी और काफ़ी सारे और भी नाम है, मेरी नज़र में यही नाम है। तो ये खाने वाले लोग मैं सुबह देखती हूँ, अगर ऐसे लोग मेरे आसपास बहुत ज़्यादा हैं, मैं नाम नहीं ले सकती उनके, कि उनके मुंह में जब वो सुबह जाती है ना चीज़, तो वो मैं उनको बात करते हुए भी देखती हूँ कि करके बस बात करते हैं, वो मुंह में रहती है, ठीक है, सारा दिन सिर्फ खाने के टाइम बाहर निकलती, वो भी एक ऐसे कुली की और खाना खाया दोबारा मुंह में डाल लिया। तो डॉक्टर साहब ये अंदर जाके कितनी शदीद बीमारियां बनाती, जब गले में मुंह में एक चीज है, उसका रस गले में गिर रहा है, तो उससे कौन सी बीमारियों
को वो मतलब देखिए बिल्कुल आप बहुत दावत देती आज है। आप सारी बहुत ही उम्दा बातें हटके कर रही हैं, बहुत अच्छी बात। आज का मेरा ये दिन आम अच्छा है, फेम आज है। मेरे दिल का मौसम बहुत हाँ, अच्छा ये है असल डॉक्टर में साहब। आम फेम चीजें हैं जो हर बंदे को चाहिए, हर को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और डॉक्टर को से पूछनी चाहिए। ये बात है, मगर लोग हमसे पूछते नहीं है, हम बीमारियों में चल रहे होते हैं। ये इतनी अहम चीज है। देखिए वक्ता गुटखे पे पाबंदी लगी, जी। ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत से पान वगैरह की चीजें थी, उनमें पाबंदी लगाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पर्सनली ये जो गुटखा था, इसकी मैं पर्सनली एक फैक्ट्री में गया ऐसी दोस्त के साथ। मैंने कहा बहुत से लोग थे जिनके बनाते थे, और जब मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखी, गुटखा बनता कैसे है, आप यकीन करें उसमें इतना इतना वो तो चूना हो रहा था जमे ना, उसमें जो चीज़ें उसमें जो मिलाई जा रही थी इतनी डेंजरस थी, उसकी थी कि वो आपके मैदे को, जिगर को काट देती थी। अच्छा। इतना डेंजरस हो रहा था वो सब चीज़ें तो हो रहा था। मैं इतना हैरान कि ये पेट में जाएगा, और उसको उन्होंने इतना, जब आखिरी शक्ल दिखाई है मुझे, तो उसको उन्होंने उतनी चीज़ें क्या बना के उसको इंतहाई मीठा कर दिया था, और खूबसूरत एक फैसिनेटिंग जगह चीज़ बना दी थी। तो वो इतना डेंजरस था, और यही हुआ बाद में जिन लोगों ने गुटखे खाए उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं। सबसे बड़ा आपका ये स्टफ जॉब हो जाता था, कैंसर, जुबान का कैंसर हुआ है इनको, चीक कैंसर हुआ है इन लोगों को, गले के कैंसर हुए हैं, टीबी हुई है, बहुत बीमारी इससे डेवलप हुए हैं इससे। तो मैं समझता हूँ कि तो हुकूमत की तरफ से अच्छा हुआ फैसला कि ख़त्म हो गया। अब लोगों को चाहिए, ये एजुकेशन की कमी है कि जो लोग खाते हैं ये चीज़ें, उनमें एजुकेशन नाम की नहीं है, और नाम की क्या, उनके पेरेंट भी उन पर तवज्जो नहीं दी उन्होंने। हमें चाहिए कि अपने बच्चों में, जब बड़े खा रहे हैं तो उन पर तवज्जो दें। ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, हुकूमत को चाहिए। अच्छा हमारे यहाँ ये होता है जिस चीज़ का पाबंदी लगा देते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर वो ब्लैक होने लगती है। वो चीज़ें मिलती ज़रूर हैं, उनकी सरपरस्ती कोई लोग करने लग जाते हैं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ये बड़ी स्मेल है, बड़ी बीमारियां पाई जाती हैं। एक छोटा सा एक वक्त हुआ कि एक पेशेंट था मेरे पास आया, वो इतना ये था, सोजन थी था ऐसे, अच्छा। पठान भाई थे, तो यहाँ देखी तो मैंने कहा यार ये तो उसको कैंसर ही हो गया। मैंने सारा चेक वेक किया, ये क्या, मैंने लिखता रहा। जब मैं लिख के उसके मैंने ऊपर देखा तो वो जाकर चीज़ ख़त्म हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, वो इधर आ गई। मैंने अब देखा वो इतना बड़ा गुटखा खा रहा था इतना बड़ा गुटखा, मतलब यहाँ से यहाँ आगे वो क्योंकि वो इसे गुटखा खा करके रहा वो था। इतना उधर के इधर कर ली। अब मैं उठ के देखा, मैं देख रहा हूँ कि मैंने तो राइट देखा था, ये लेफ्ट कैसे है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मुंह खोलो, कुछ खा रहे हो तुम? नहीं नहीं सर। मैंने कहा बताओ तो सही। नहीं सर वो तो सर गुटखा है सर। मैंने कहा मुंह खोलो तो मतलब ऐसे जो लतीफे भी हुए। और ये लोग क्योंकि अपने आप को इन चीज़ों का हकदार समझते हैं, कहते हैं ये हमारा हक है, हम खा रहे हैं, हमारा मुंह है, हम जो दिल चाहे खा लेंगे, और फिर तकलीफ भी हो रही है उनको। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें, बजाय इसके अगर हम चाहते हैं कि अपनी बीमारियों को बचाएं, अपने आप को सेव करें, तो ये चीज़ों से हमें दूरी करनी पड़ेगी। मेरा एक यहाँ तक के पहले तो ये होता ना कि आप स्मोकर हैं, एक बंदा स्मोकर है, सिगरेट पी रहा है या हल्का पान खा रहा है, हम उसी को मुजर समझते थे ना। अब तो ये इतनी चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं, तो हमें ही चाहिए कि सब चीज़ें होके इनको केयर करना चाहिए हमें। तो बड़े केयरफुल होके इसमें होता है। मैं समझता हूँ ये तालीम की कमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अगर एक आम सी अगर एक बात भी करें कि आपकी किसी चीज़ से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, आप ये चीज़ देखें। अच्छा कुछ लोग शायद मुझसे आज नाराज़ भी हो जाएंगे कि आज मैं बड़ा गुटखा और इस तरह की बातें कर रही हूँ, पर ये ज़रूरत है, बात करनी पड़ेगी इस पर। डॉक्टर साहब, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बड़ा अच्छा रिश्ता है, बड़ा प्यारा रिश्ता है, बड़ा नज़दीकियों वाला रिश्ता है। जब एक शौहर सारा दिन मुंह में गुटखा और वो गंदा सा थूक डाल के रखेगा और उसी हालत में अपनी वाइफ के पास जाएगा, तो क्या वो उसको वो चीज़ें नहीं पास कर रहा? वो हालांकि ये चीज़ें नहीं खा रही है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर है और वो सारे जो जर्म्स हैं उससे दूर है, पर वो अपने हस्बैंड के पास जब होती है तो आप नहीं समझते कि उससे उसमें ट्रांसफर होगी वो चीज़ें? उस पर अगर आप थोड़ा सा जवाब दे दे, ताकि हो सकता है कि कुछ लोगों को अपनी वाइफ, क्योंकि कहते हैं ना बीवियां सेंसिटिव पहलू होती हैं काफ़ी लोगों, 99% लोगों के लिए, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ लोग शायद इस चीज़ से पीछे हो जाए। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि ये कोई जैसे हम छूत की बीमारी कहते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज़ हम कहते हैं, ये वो नहीं होती है। सिर्फ हाँ ये जो बंदे खा रहे हैं ये इनका इन्हीं के साथ लिमिटेड है, ये एक दूसरे को स्प्रेड नहीं होती है, लेकिन बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। अब अगर यही बच्चा जो है, बच्चों को गोद में ले लेते हैं, ये बच्चों को प्यार करते हैं,
तो इससे बीमारी तो नहीं लग रही है, लेकिन वो जम जो आसपास है ना, वो जरूर वो जाके वो स्टिक हो जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि बच्चों को ज्यादा चूमे भी नहीं, बच्चों को बिल्कुल ज्यादा प्यार भी ना करें, बिल्कुल मना करते हैं ना बिल्कुल बच्चों को, तो बिल्कुल वो यकीनन कोई ना कोई जरासीम तो लगते होंगे बच्चों बिल्कुल को, जब आप लगते प्यार या करते हैं थूक के साथ तो लगते होंगे। बिल्कुल तो वो लगते हैं। शायद इसीलिए मैंने कहा ये वाला भी सवाल पूछ लूं। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सही। सा सीने की तरफ आए कि सीने की भी बीमारियों पे बात करते हैं, और सीना बड़ा सेंसिटिव है, ठंडा मौसम आ जाए तो सीना मतलब बड़ों बच्चों को छोड़े, आप मैंने बड़ों को देखा है सही। कि ठंडा मौसम आया और उन्होंने थोड़ा सा गर्म कपड़े नहीं पहने, आप यकीन करें कि दूसरे दिन उनसे बात नहीं हो पाती, सांस लेने में मसला है। अच्छा, इसके लिए मुझे एक चीज तो ये बताएं कि अपनी खुराक पे भी ख्याल रखना चाहिए जिनका सीना सेंसिटिव है। अब ये आपने जो सवाल किया ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ हमने कहा था कि गले से हुए थे, जितनी भी बीमारियां हैं उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, रूट जो है वो ये नाक, गला और पसीना, यही रूट आता है। हमने इनको क्लीन कर लिया तो सीना हमारा बच गया, ठीक है ना। लेकिन अगर जब ये सीने में जर्म पहुंच जाता है हमारा, तो ये सीने में जो जर्म पहुंच जाते हैं, ये दो किस्म के हैं ये हमने। एक तो एलर्जिक है, एलर्जन चले जाते हैं, तो वो एलर्जन जाएंगे, एलर्जन की कंडीशन डेवलप करेंगे, तो उसमें भी नमूनिया होने का चांस होता है। लंग्स इन्फेक्शन, यानी अगर हम लंग्स का इन्फ्लेमेशन कहेंगे तो वो नमूनिया की शक्ल इख्तियार करता है, उसको सिंपल नमूनिया कहते हैं। गले का नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया कहलाता है, और कोई जरासीम आ गया नमूनिया क्या कहते हैं, न्यूमोकोकल नमूनिया कहलाता है। ये सब मुख्तलिफ डेंजरस कंडीशन है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। कम्युनिकेबल नमूनिया आ जाता है, कम्युनिटी नमूनिया आ जाता है, ये इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं, आपको बुखार आएगा, अगर तेज़ बुखार है और सांस आपकी तेज़ चल रही है, खांसी उसके साथ मौजूद है, जिसम में दर्द है, हाई ग्रेड फीवर है, तो ये नमूनिया है, इसकी ग्रेडिंग हो गई। अगर बुखार नहीं है आपको, आपकी सिर्फ सांसें तेज चल रही हैं, आपको सांस में बहुत प्रॉब्लम पेश आ रही है, पसलियाँ आपकी चल रही हैं, तो ये नमूनिया नहीं है, बल्कि ये एलर्जिक या अस्थमा है। अच्छा, हाँ, और इसको अस्थमा कहते हैं, यानी हम कहते हैं कि ऐसी जरासीम जो जिसके फेफड़ों की जो ब्रीथिंग है वो ऊपर नीचे तेज़ तेज़ हो जाती है उसमें। अच्छा, ये बातों का इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, हाँ, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन हमारे नहीं जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो एरिएशन जम जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो टॉक्सिक हो जाता है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो जाता है, तो उसकी वजह से सांस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये मेजर दो चीज़, बाकी तो देखिए बहुत सी हैं, टीबी है, और बाज़ औक़ात जो सिगरेट पी रहे हैं दूसरे वो लंग कैंसर आ जाते हैं बड़े लोग की उम्र में, बहुत सी बीमारी। लेकिन बेसिकली हमारे पास ये है, ये दो बीमारियाँ, एक एलर्जिक कंडीशन में आ जाती हैं, एक नमूनिकल न्यूमोकोकल में आ जाता है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का माहौल के हिसाब से। अब ये जो माहौल इस वक्त बारिश का जो चल रहा है, इसमें एलर्जन ज़्यादा है, एलर्जिक इसमें ज़्यादा है। इसमें ज़्यादातर लोगों को आप कहेंगे भाई मैंने पोल्यूशन जो आ गया, इन्फेक्टेड हो गया, मेरी सांस हो गई, फूल गई। इसकी वजह क्या, अगर ये देखेंगे कि इनकी नज़र में थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, पहले इनके फिर थोड़े से गले खराब होंगे, और फिर सांस में ही सब ठीक है डेवलप डॉक्टर साहब, होंगे। इसको डिटेल में और सवाल जरूर पूछूंगी। पता नहीं शो में एक चीज है जो कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी आ जाती है, और जैसे ही आती है फिर मुझे इशारे दिए जाते हैं कि ये आ गई और अब आपने बोलना नहीं है, अब आपने ब्रेक लेनी है जी। और क्या चीज आ जाती है मेरे शो में, मेरे अलावा और मेरे गेस्ट के अलावा कुछ नहीं आ सकता, या जो है ना पता भी नहीं हिल सकता मेरी इजाजत के बगैर, पर ब्रेक मेरी इजाजत के बगैर आता है। तो अभी आ गया शो में एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनीशा। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लगता है मुझे अपने मुंह से अपना नाम लेना है एनीशा। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे अपना नाम लेना। और अक्सर मेरे ना स्टेटस होते हैं जो भी मैं फेसबुक पे सॉरी व्हाट्सएप पे अपडेट करती हूँ, तो मैं अपना नाम खुद एनीशा लिखती हूँ। मुझे बड़ा पसंद है अपना एनीशा नाम। तो मायने कभी कभी मैं नहीं बताती, कुछ लोग मीनिंग्स पूछते हैं कि इसके क्या है, तो फिर मैं नहीं बताती, मैं कहती नहीं आप खुद पता कर रहे, बड़े ज़बरदस्त हैं इसीलिए। अच्छा जी, उसी के साथ ये कि
कैसी मजाक की बात है, बड़ा मज़ेदार। कराची का बहुत खूबसूरत हसीन किस्म का मौसम है और हफ्ते का दिन है, सैटरडे का दिन है, काफ़ी लोगों की छुट्टियां होंगी। वैसे कल भी छुट्टी दी हुई थी कि आप अपने काम वाम छोड़ के घर पे बैठे सेफ रहें, अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो जाए आप लोगों के साथ। आज जो शौकीन लोग हैं ना कराची के, उन लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को, दोस्तों को, सबको लेना है और निकल जाना है और इन्जॉय करना है। अच्छा, ये शौकीन लोगों का काम है और हम जैसे लोगों का काम ये है, काम से सीधे घर जाना है, कहीं नहीं जाना, इजाजत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पेट की बीमारियों पे भी बात करूंगी, पर ये मुझे बताएं कि जब आप एक टीनेजर थे और अनमैरिड थे, तो मुझे बताएं घर की तरफ से ये होता था कि रात के टाइम लेट नहीं आना है, बहुत ज्यादा दोस्तों में नहीं बैठना है, एक होता है ना, मतलब पहले वालिदैन बहुत बच्चों पे नजर भी रखते थे, रोकते भी थे ताकि हमारे बच्चे सुलझे हुए रहें और बुरी सोबत से बचे। तो ऐसा कुछ होता था आपके साथ? हमारे साथ पर्सनली तो नहीं होता। हाँ। इसकी वजह क्या है कि मैंने बताया था कि हमारी लाइफ ज़रा मुख्तलिफ होती है ना। हम शुरू से ही, यानी मेरा अपना एक छोटा सा ब्रीफ करूं तो अल्लाह का इतना एहसान है मेरी ज़ात पे कि मैं शुरू से ही आला नंबर लेता था, फर्स्ट क्लास। और जब मैं पहली दूसरी में था तो जब से ही मुझे पेरेंट जो दोस्तदार थे मुझे डॉक्टर कहते थे, यानी छोटे बन में कहते थे कि डॉक्टर बेटा आ रहा है, डॉक्टर बेटा आ रहा है, इस तरह करते। तो अल्लाह का करम इतना हुआ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैंने हमेशा टॉप किया, हाई ग्रेड फेवर लिए, इंटर में पता ही नहीं लगा। वालिद साहब के वालिद, हाँ अच्छा, हमारा बहुत ही पुअर फैमिली से ताल्लुक़ था, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी हमारे पास। वालिद साहब कहते थे कि बेटा डॉक्टर तो बन जाओगे लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बना नहीं सकता हूँ, मेरे पास अफोर्ड नहीं करते। तो वो असल में पुलिस में सर्विस करते थे। अच्छा, वो पुलिस के एक आला ओहदे पे थे। आपको मालूम है कि पुलिस भी दो तरह की होती है, एक ईमानदार होती है और दूसरा उससे ज्यादा ईमानदार। हाँ, वो बेचारे मेरे वालिद शाम को आते थे, फिर दूसरी जगह काम करने चले गए। वो पुराने अकाउंटेंट थे तो किताबों की दूंगा, बहुत मेहनत करते थे। मैंने वालिद से कहा, मेरे एक बड़े भाई भी थे, हमने कहा स्पेशल, मैंने कहा वो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस देखें, मैं खुद स्कॉलरशिप लूँगा, अपनी फीसें जमा कराऊँगा, खुद मेरे पास मैं खुद डॉक्टर बन जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने आखिर तो स्कॉलरशिप लेते रहा, किताबें मैं जहाँ जाता था अरे बेटा नहीं लो, नहीं बेटा पढ़ो। मैंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं, लाइब्रेरियाँ किस लिए हैं, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो मतलब कहना कि ये कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि बाहर रात को बैठें, बाहर निकलना हमारे जहन में ही नहीं है। मेरे दोस्त इतने कम हैं कि मेरे दोस्त ना होने के बराबर हैं, और जो एक दो हैं वो इतने पक्के दोस्त हैं कि अगर मैं हल्का सा भी फ़ोन कर दूं तो फ़ौरन भाग के आएंगे, क्या हुआ अभी, क्या हुआ। उनको पता है कि यार ये फजूल काम करता ही ना, फजूल फ़ोन करेगा ये किसी को। तो एक हैबिट थी ये। लेकिन जब हम लोगों को देखते तो बड़ा अफसोस होता है कि बाहर 12 1 2 बजे तक लोग बैठे हुए हैं। अभी जब देखिए पाबंदियाँ लग गई थी कोरोना से कि 8 बजे सारे बंद हो गए थे, तो एक तरफ तो मुश्किलात थी कि भाई ये जो क्या हो रहा है, ये सारे जो है वीरानी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं खुश था, जब मुझ जैसे लोग खुश थे कि ये नौजवान जो बाहर बैठे थे, चलो कम से कम घर में कुछ तो बेहतर कर रहे होंगे। मैं एक कंट्री में था पिछले दिनों, जब ये 12 कोरोना आई है, कोविड-19 31 2019 को, तो मैं उस मुल्क से बाहर था। उस मुल्क की खुसूसियत ये थी कि 8 बजे बिल्कुल सब कुछ बंद, लाइटें बंद, सब घर ख़त्म, सब घरों में चंद। मैंने कहा कि 8 बजे चले गए, हम तो निकलते हैं 8 बजे। तो कहने का नहीं, ये सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, समझे ना। मॉरिशस वो मुल्क का नाम है, समझे ना। तो ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम कंट्री, बाहर कोई आप किसी को नहीं देखेंगे। उसकी तालीम ये है, उसकी ये थी कि मुकम्मल तालीम फ्री थी, हर बच्चे को तालीम फ्री थी, तमाम सेहत की सहूलतें हर शख्स को फ्री थी। इतना खूबसूरत वहाँ पर सिस्टम है। हालांकि बड़ा एक अजीब अफ्रीकी कंट्रीज़ में आता है, काउंट होता है वो, लेकिन हर चीज़ है वो। मैंने कहा कि हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं है। वहाँ लोग रहते हैं, इंडियन भी है, पाकिस्तानी में, सब मिलजुल के रहते हैं। और भी मेरा सिंगापुर है, आप वहाँ चले जाए, वहाँ लोग देखते हैं कि वो इस तरह बनाते हैं कि ट्रेवलर आएँ, हमारे पास सही आए हमारे मुल्क में, आके बैठें और एंजॉय करें। हम लोग क्या करते हैं, अपने सारा वक्त, आधा वक्त से ज़्यादा जो है हम बाहर गुजार देते हैं गली कोचों पे। मेरा इस बहाने हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि आप ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए कोई पैकेज बनाएं, या कि ये लोग जो बाहर निकल रहे हैं आप उनके जैसे उनके कोई जॉब तलाश करें, या चले आप उनको पेमेंट नहीं दें, उनको इंगेज करें, किसी पॉजिटिव जगह पे एंगेज कराएं आप उन्हें। आप देखें आपका मुल्क कितना तरक्की करेगा आपका, समझना। और वो जो बात कर रही हैं कि भाई घर में जो है आने के बाद, अब आजकल मैंने देखा, मैंने शादियां भी हो गई लोगों की, फिर भी जो शौहर है वो, क्योंकि इसी मॉल के थे, वो फिर भी 12 1 बजे घर आ रहे हैं।
बैठ गए। अब वो घर वाले कुछ बोलते नहीं है, तो ये तो ये मुल्क की आपकी तरक्की नहीं हो सकती इस तरह से। इस तरह से आपको जो है डिवेस्टेट होना है, तब यहाँ जा रही हैं, तब हकुन होना है आपको हर चीज़ अपने डिसिप्लिन में चाहिए। ये तो पूरा सिलसिला है कि पेरेंट की जिम्मेदारी है, फिर बीवी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर को कहे कि आप टाइम पे आएँ अंदर। जब आप बुलाएंगे आहिस्ता तो वही चीज़ बच्चे सीखेंगे ना आगे जाके। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बड़ी अच्छी ये बीमारी। अब ये जो मौसम के हिसाब से जो हम देखते हैं, अब इसमें जो आप बाहर बैठे हुए हैं, अच्छा जैसे यहाँ आपका मालूम है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं उस पोर्शन में। आपको मना किया गया आप बाहर ना निकलें, आप सोशल डिस्टेंस रखें, आप घर में रहें, आइसोलेट हो, ये सब इसकी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। ये तो शुक्र कीजिए कि इसके बावजूद कोरोना जो है स्पाइक उसकी कम हो रही है, वरना ये तो अब अच्छा वो कम हुआ, दूसरी चीज़ आ गई ना, अब डेंगू आ गया, टाइफाइड आ गया। अच्छा अब बच्चे पानी इसके हवाले से, मौसम के हवाले से, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, वो बाहर चीज़ें खा रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हैं, वो उनको गैस्ट्रो भी हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, कॉलरा हो रहा है उनको और पेट की बीमारियाँ हो रही हैं, रोटा वायरस आ गया, समझे ना, बच्चों में आ गया, बड़ों में हो गया। अब यार ये सब कुछ क्या हो रहा है ये? अगर आप एक चीज़ को फेस करें डिसिप्लिन के साथ, तो मैं समझता हूँ कि हमारी बीमारियाँ भी कम होंगी, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएंगे, समझे ना। और हमें मजीद ये नहीं है कि हर वक्त हमें डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं, इंसान का अपना कॉमन सेंस भी है ना। आप साफ़ सुथरा पानी पिलाएं, साफ तो जगह बैठें, बाहर फिर बिला वजह क्यों निकल रहे हैं, बिला वजह आप बर्गर क्यों खा रहे हैं, आप मतलब वजह स्मोकिंग बाहर बैठे क्यों कर रहे हैं, आप बाहर बैठे हुए शीशा क्यों पीने के चले गए आप, समझे ना। ये सब चीज़ें जेब नहीं देती हैं एक सिविलियन को, एक अच्छे सिविलियन को कभी भी जेब नहीं देती हैं। हमें चाहिए कि हमें रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, हम इन सब चीज़ों से बासानी बच जाएंगे अगर हम इन चीज़ों पर अमल कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट के कुछ मिनट है, हम थोड़ा सा कोरोना पे बात कर लेते हैं और बड़े छोटे छोटे सवाल और जवाबों के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, है तो बड़ी मतलब संजीदा बात है कि कल भी सुनने को आया कि बच्चे ने वैक्सीन लगाई और घर गया और डेथ हो गई। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा वैसे ही डरे हुए थे और ज़्यादा डर गए। तो आया देखिए, वैक्सीन तो डेथ की वजह नहीं है, ये हर मतलब समझदार इंसान ये समझ सकता है कि वैक्सीन डेथ की वजह नहीं है, पर डेथ की वजह और क्या हो सकती है, ताकि हमारे देखने वाले इस चीज़ को सुने और जिन लोगों के जहनों में एक खौफ बैठ चुका है, जो कि पहले बैठा हुआ था और अब ऐसी चीज़ें सामने आने के बाद और बैठ चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल अच्छी बात आपकी, इसी में जवाब था कि कोई भी चीज़ जब वैक्सीन जैसे हमने शुरू की हुई है और हुकूमत ने इस पर पाबंद किया लोगों को ही करेंगे, तो यकीनी तौर पे वो डेथ लेवल उसमें डेवलप नहीं हो सकता, कम से कम डेथ उसमें नहीं हो सकती है। अब डेथ का रीज़न क्या है, हर चीज़ कोई भी मसले में डेथ तो हो सकती है। एक सबसे अहम बात मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, वो स्पेशली वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, तो एक अपना चेकअप करा के जाएँ, अपने डॉक्टर से या वहाँ के डॉक्टर से पूरा चेकअप करके फिर जाएं। अगर कोई बीमारी है तो उसको छुपाएं नहीं आप। इन बच्चों में कोई प्रॉब्लम था और इनके पेरेंट ने नहीं बताया, इन्होंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम है, चलो हम इनको वैक्सीन लगवा लेते हैं, देख लेते हैं। अब वो वैक्सीन तो एक बहाना बनी है इनकी। आप देखें कि जब बड़े लोग भी डेथ हुई, इससे पहले जब बड़ों को लग रही थी, बहुत से हमारे केस हमारे नोटिस में आए थे जिसमें डेथ हुई है ना। अब लोगों ने कहा कि वैक्सीन से हो रही थी, मैं बाद में डिसाइड हुआ कि वैक्सीन से नहीं हो रही थी, तो ये भी वैक्सीन उससे नहीं हो रही थी। अब आगे जाके देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम 100% श्योर नहीं हो सकते, इसलिए कि अभी रिसर्च बाकी है, इस पर भी रिसर्च होगी, है हो सकता है कि कोई काज निकल आए ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेजर चीज़ें होती तो हुकूमत क्यों इस पर पाबंद करती बच्चों को लिए ना। हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट ये था कि वो वैक्सीन जो बड़ों को लग रही थी, मैं ये चाहता था कि बच्चों की वैक्सीन अलग आती। जैसे बाहर के मुल्कों में, हमारे पड़ोसी मुल्क में दूसरी वैक्सीन है, बाहर बच्चों के लिए दूसरी वैक्सीन है। अब ये कह रहे हैं कि वैक्सीन फाइज़र की वैक्सीन लगा दी जाए, ठीक है ना, फाइज़र की वैक्सीन भी आप बच्चों को लगाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ फाइज़र की वैक्सीन लगाने का आगे जाके नुकसान थोड़ा ये होगा कि फाइज़र जो है इसको जो है मार्केटिंग की जो है इजाज़त दे दी गई है। वाहिद वैक्सीन है मार्केटिंग के लिए जो फाइज़र की बाज़ार में है और अच्छे खासे महंगी दाम में। अब आपने उसको बच्चों को कह दिया, अब वो हुकूमत के लिए नहीं लगाएंगे, वो परचेज खरीदेंगे जाके। अब उनकी परचेजिंग होगी, लेकिन परचेजिंग कैपेसिटी किधर है आवाम के पास। तो मैं चाहता बाकायदा जो बच्चों की वैक्सीन है
जी उस पर काम करके वो लगवाई जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। अभी इस सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पर नाजरीन आपने हमें, नाजरीन और हाजरीन दोनों ने हमें देखते रहना है, क्योंकि 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। इतने हसीन खूबसूरत मौसम में मैं आई हूँ शो करने, तो आप कैसे नहीं देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा 11 बजे तक। इसी तरह वीकेंड शाइन विद एनिशा देखते रहे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।